वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी हद तक वैसा ही है, मिलता जुलता जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे। वहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स देखते थे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते थे। यहाँ पे हम कुछ आयंस की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे उसी इक्विलिब्रियम के अंदर। कुछ नई टर्मिनोलॉजी सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। यहाँ पे सबसे पहला एक टर्म मैंने जो लिखा हुआ है वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइट दैट मीन्स ब्रेकेज, यानी कि कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाने पे ब्रेक डाउन हो जाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट है। और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो स्पीसीज ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है, मतलब किस में से मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा? क्या मैं वो फार्मूले से आइडिया ले पाऊंगा? लाइक मेरे सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है C6H12O6 और एक मेरे पास फार्मूला लिखा हुआ है NaCl, एक मेरे पास फार्मूला लिखा हुआ है HCl। तो इनमें कौन इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव कर पाएगा? तो वैसे टेक्निकली तो मैं यही कहूँगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाने पे ब्रेक हो जाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे आप NaCl को देखें, आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें मोल्टन फॉर्म में, सॉलिड में नहीं मोल्टन फॉर्म में करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मोल्टन NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करता है। ग्लूकोज में जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो वैसा कुछ ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि हाँ ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। HCl अगर मैं उसको वाटर के अंदर डाल रहा हूँ तो उस टाइम पे वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, H+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि उसको वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। मैं सिंपली ऐसा समझ सकता हूँ कि लगभग जो आयनिक कंपाउंड हैं वो सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मोल्टन फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाने पे क्लीव हो जाते हैं, तो मैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोल सकता हूँ। बट कोवेलेंट कंपाउंड्स भी समटाइम ऐसा करते हैं कुछ। जैसे आप इन दो एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये दोनों कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये पानी में डाले जाने के बाद भी अपने अंदर डिसोसिएशन शो नहीं करता, जबकि ये काफ़ी हद तक अच्छा डिसोसिएशन शो करता है। तो फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाने पे वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, तो मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइट है। और ग्लूकोज को फिर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डालूँगा। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो अपने सभी आयंस फर्निश कर दे। जैसे मान लीजिए NaCl लिया मैंने और वाटर के अंदर डाला, तो वाटर के अंदर डाले जाने पे सारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सेपरेट हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। 100 नहीं, 90, 95, 99 भी होगा तो भी मैं इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डाल दूंगा। और वीक मान लीजिए पार्शियली डिसोसिएट हुआ, जैसे लेट मी राइट वन एग्जांपल फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH। आप लोगों ने 10th में ज़रूर पढ़ा होगा इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है ये, और जब हम इसके अंदर वाटर डालते हैं तो ये पूरा नहीं टूटता, ये पार्शियल टूटता है। ये एसीटेट आयन बनाता है और H आयन्स बनाता है। वापस एसीटेट आयन उस H को लेने लग जाते हैं, एसिटिक एसिड बनाने लग जाते हैं। इसी वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। रिजल्टिंग ये पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इसको मैं बोलूँगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ। और इसको मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट हो गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 1-8% ही एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हो, तो जनरली हम उसको फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डाल देते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई 1% या 2% भी डिसोसिएट हो गया तो फिर आपने उसको इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं कहा। ऐसे तो ग्लूकोज जिसको मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल के आया हूँ, वाटर के अंदर कुछ फ्रैक्शंस में वो भी डिसोसिएट होता है, बट वो इग्नोरेबल होता है, तो इसीलिए हम उसको जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही टर्म असाइन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वही होगा जिसमें जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है वो 5% और इससे ज़्यादा हो रहा है, अप टू 100 अगर जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर 85-90% भी डिसोसिएशन है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में जनरली डाल देते हैं। बट वो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हमें देखना ही होता है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में कितना होगा। थियोरेटिकली तो मैं कह सकता हूँ कि 100% डिसोसिएशन हो सकता है या 0% डिसोसिएशन हो सकता है, मीन्स बिल्कुल भी ना टूटे। बट प्रैक्टिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ, जो डिसोसिएशन है वो रेयर 100 होता है, 99.99% हो सकता है या 0.01% भी हो सकता है। तो कितना एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है किसी इलेक्ट्रोलाइट में, उस इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ये जो अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स टेकन होता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा अल्फ़ा के लिए कि अल्फ़ा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन है। हम समटाइम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये क्या नई टर्म आ गई। पिछले चैप्टर में भी डिसोसिएशन हम देखते थे, किसी भी रिएक्शन के अंदर मान लीजिए ए था और वो बी बना रहा था, बी वापस ए बनाना शुरू हो जाता था। मान लो मैंने 2 मोल ले लिया, स्टार्टिंग पे ये 0 था, अब उसका सपोज़ कुछ अमाउंट टूटा, लेट मी कॉल इट 1.5 टूटा, 1.5 टूटा तो ये 1.5 बन गया। सो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्फ़ा 1.5 है? तो मेरा आंसर है नहीं, अल्फ़ा 1.5 नहीं है। अल्फ़ा है दैट नंबर ऑफ मोल्स विच डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई टोटल टेकन। ये तो डिसोसिएटेड है। इस डिसोसिएटेड अमाउंट को अगर मैं टोटल टेकन से डिवाइड कर देता हूँ जो मैंने इनिशियली लिया, तो वो मेरे पास अल्फ़ा होता है। यू प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो अल्फ़ा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो हमेशा लेस देन 1 होता है, वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। जबकि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड वो मोर देन 1 हो सकता है। वो तो देखो आपने 10 मोल ले लिया और 5 टूट गया, और कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने टूटे, तो आप बोलेंगे कि 5 मोल टूटे। बट अल्फ़ा क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। जो अमाउंट टूटा डिवाइडेड बाई जितना आपने इनिशियली लिया, वो आपके पास अल्फ़ा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। या मैं आसान शब्दों में बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और नंबर ऑफ मोल्स टेकन का एक रेशियो होता है अल्फ़ा, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फ़ा अप्रोचिंग टू 1 होगा। मीन्स अगर मैं कहूँ कि 100% डिसोसिएट हो गया, मैं ऐसा मना नहीं कर सकता कि 100% डिसोसिएशन होता ही नहीं है। 100% हो गया तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर 50% डिसोसिएशन हुआ तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 हो जाएगा, और अगर सपोज 10% ही डिसोसिएशन हुआ तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.1 हो जाएगा। मीन्स अल्फ़ा हमेशा 0 to 1 की रेंज में एग्जिस्ट करेगा। 1 की तरफ होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और 0 की तरफ होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पे जो समझना चाहते हैं वो है ओस्टवर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, लेट मी कॉल मैंने NaCl ले लिया, 10 ग्राम नमक ले लिया मैंने, उसको मैंने एक कंटेनर के अंदर रख दिया सॉलिड फॉर्म में। अब मैंने उसके अंदर कुछ वाटर डाला, लेट मी से 100 ml वाटर डाला, तो वो एक सॉल्यूशन बन गया NaCl का, जिसमें 100 ml में मैंने 10 ग्राम NaCl डाला हुआ है। अब जैसे जैसे मैं इसके अंदर सॉल्वेंट बढ़ाता जाऊंगा, मींस वाटर ऐड करता जाऊंगा, तो उस NaCl की कंसंट्रेशन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वो घटता चला जाएगा। यही डाइल्यूशन है, वॉल्यूम को बढ़ाना बाई एडिशन ऑफ सॉल्वेंट या कंसंट्रेशन को घटाना, दोनों एक ही बातें होती हैं। रादर जो आपका वॉल्यूम रहेगा वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। आप जैसे जैसे उस नमक के सैंपल में पानी बढ़ाते जाएंगे, दैट मीन यू आर डूइंग डाइल्यूशन, दैट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ओस्टवर्ल्ड ने एक लॉ दिया है डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो मैं आपको किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को चूज़ करके इस पर्टिकुलर लॉ के बारे में समझाऊंगा। तो आपके सामने एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैं इसी के ऊपर आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। सो सी ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, मैंने उसको वाटर के अंदर डाला है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जब स्टडी कर रहे हैं तो वो वाटर में ही कर रहे हैं। क्या वो सदा वाटर में ही होता है? तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एसिटिक एसिड ऑटो आयोनाइज्ड भी हो सकता है, मतलब अपने आप भी पड़ा पड़ा टूट रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अमोनिया के अंदर या किसी और सॉल्वेंट के अंदर कोई दूसरा सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट डिसोसिएट हो सकता है। मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर के साथ ही आपको इलेक्ट्रोलाइट का नेचर समझा रहा हूँ इस पूरे चैप्टर के अंदर। किसी दूसरे सॉल्वेंट में हमें अभी स्टडी करना ही नहीं है, कहीं ज़रूरत होगी तो एक आध पॉइंट बताऊँगा। तो ये मैंने एसिटिक एसिड ले लिया और वो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, मींस वो अपने H+ को छोड़ रहा है। थोड़ा ध्यान दें, एक बार बातों को समझ के चलेंगे तो आने वाले समय में भी हमें समझना ज़्यादा आसान होगा। सी हेयर, ये एसिटिक एसिड है और इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ सारी बातों को बहुत क्लियर समझाने के लिए
कि ये आपका वो एसिटिक एसिड है। इस तरह से कुछ एटम्स जो बॉन्डेड होते हैं। अब सवाल उठता है कि वो किस H को छोड़ेगा, क्या वो इस H को छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा या इसको छोड़ेगा। तो वैसे तो वहाँ रिएक्शन लिख दिया तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद इसी H को छोड़ रहा होगा, लेकिन सवाल भी उठता है कि यही H क्यों, ये H क्यों नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस H पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है, जबकि कार्बन और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे तो मुझे ये तो नहीं कहना कि इस H पे प्लस चार्ज नहीं होता, लेकिन वो प्लस चार्ज बहुत ही नॉमिनल होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और हाइड्रोजन की 2.1, तो लगभग सेम सी है। तो यानी कि H पे पॉजिटिव आता तो है, बहुत ही नेग्लिजिबल पॉजिटिव आता है। तो वाटर क्या करता है, ये आपका वो वाटर था जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो ये अपने लोन पेयर्स के साथ इस H प्लस के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड रहता है, या मैं यूँ कहूँ कि इस H को बाहर खींचने में इंटरेस्टेड रहता है। रिजल्टिंग ये बॉन्ड कुछ पोलर हो जाता है, ज़्यादा डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखता है और फाइनली थोड़ा बहुत टूट जाता है। और टूटने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने H प्लस दिखा रखा है, H प्लस आइसोलेटेड नहीं रहता, ये वाटर अपने लोन पेयर के साथ उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कुछ इस तरह से एक हाइड्रोनियम आयन बनाए रहता है। सी हेयर लाइक दिस, ये O पे प्लस आ जाता है क्योंकि उसका लोन पेयर चला गया H प्लस को, तो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो ये हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं। याद रखिएगा नाम आप इसका, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। आप खाली H प्लस लिख देंगे तो भी इशू नहीं है, लेकिन हाइड्रोनियम वर्ड ही ज़्यादातर हमें मिलेगा। H प्लस पानी के अंदर कभी अकेला रहेगा ही नहीं, एसिटिक एसिड टूटेगा, टूटने के बाद H प्लस छोड़ेगा, H प्लस हवा में नहीं तैरता रहेगा, मीन्स उस मीडियम के अंदर फ्री नहीं होगा, वाटर का मॉलिक्यूल उसको H प्लस को लेके हाइड्रोनियम आयन बना के ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। हालांकि H प्लस बुक वाला लिख दे या आप भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। आप रिएक्शन देख सकते हैं ये किस तरह हुई होगी, आप ये भी समझ सकते हैं कि इस H पे प्लस कम होने की वजह से ये वाले H कभी भी नहीं निकल पाएंगे। ओके, तो ये तो हुई एक कहानी। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि अच्छा सर, तो फिर वापस क्यों जाने लगी रिएक्शन, वापस जाने में क्या इंटरेस्ट था। तो आप फिर दोबारा से एक बार इसको एनालाइज करें। ये आपका वो नेगेटिव पार्ट था, एसीटेट आयन पे नेगेटिव चार्ज था, और ये आपका हाइड्रोनियम था HO पे प्लस चार्ज। समझिए ध्यान से आप इस बात को, तीनों H अवेलेबल थे। O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी है, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करना चाहती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करना चाहती, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर करना चाहेगी, पॉजिटिव तो कतई नहीं करना चाहेगी। रिजल्टिंग ये O पॉजिटिव और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है एज कंपेयर टू O। मतलब अगर मैं वाटर के O को देखूं और हाइड्रोनियम के O को देखूं, तो हाइड्रोनियम का O प्रेटी मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि उसकी तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थी और किसी ने उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उस पर प्लस चार्ज आ गया। रिजल्टिंग वो इन पेयर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज़्यादा मजबूती से खींचने लग जाता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये O इन दो H से खींच रहा था, लेकिन ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये तीनों से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने लग गया। रिजल्टिंग H के ऊपर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाने लग गया, तो इस O नेगेटिव ने वो H प्लस अपनी तरफ वापस छीन लिया। रिजल्टिंग एसिटिक एसिड और वाटर बन गया। यानी कि ये इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन चल रही थी और इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन चल रही थी, और एट ए पर्टिकुलर टाइम वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आ गया होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों गई। एक बार को वाटर बहुत बड़ा डोनर बन गया कि लो मैं देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स और इस H प्लस को ले लेता हूँ। अगले ही पल उसे अपनी औकात का एहसास हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन थे तेरे पास, अपना जुगाड़ तो मुश्किल से पूरा हो रहा था, तो वो पॉजिटिव चार्ज आते ही फिर बौखलाहट में उस H प्लस को निकालने की तैयारी करने लग गया। रिजल्टिंग रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगी। चलिए ओसवाल्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए एसिटिक एसिड का स्टार्टिंग पे मैंने कंसंट्रेशन लिया C मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन ले रहा हूँ C मोल पर लीटर। आप कहेंगे सर 1 मोल पर लीटर ले लो, तो मैं कहूँगा हाँ 1 मोल भी ले लूँगा, आप C को 1 रख देना, कोई इशू नहीं है, बट एक बार C से समझ लीजिए। ये मैंने ले लिया C मोल पर लीटर, वाटर तो एक्सेस में है, छोड़ो उसको। एसीटेट और हाइड्रोनियम क्या रहेंगे 0-0। अब उसका कुछ अमाउंट टूटा, लेट मी कॉल उसका C अल्फा टूटा।
आप एक बार फिर चौंक जाएंगे कि लास्ट चैप्टर में तो आपने कभी ये अल्फ़ा वर्ड नहीं यूज़ किया। लास्ट चैप्टर में तो आप हमेशा यहाँ पे लिखते थे x टूटा और ये x बने। आज ये नई समस्या हमें क्यों दे रहे हैं? तो मैं कहूँगा कि समस्या नहीं दे रहा, मैं जस्ट अल्फ़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अल्फ़ा हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन है। ओके, तो आप कहेंगे सर फिर अल्फ़ा लिख दो ना, फिर सी अल्फ़ा क्यों लिखा आपने? देखो, अगर मैं इनिशियली कंसंट्रेशन 1 मोल लेता तो यहाँ पे मैं 1 माइनस अल्फ़ा लिखता, बट अगर मैं सी मोल कंसंट्रेशन ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सी अल्फ़ा ही माइनस करना होगा। यू शुड रिमेंबर इट कि अल्फ़ा हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। नंबर ऑफ मोल्स टेकन डिसोसिएटेड बाई टेकन, तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं सी से, तो वो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड ही हो जाएगा। ये वैल्यू सी अल्फ़ा ये एक्चुअली एक्स ही है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। देखिए अल्फ़ा क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई टोटल टेकन, और इस अल्फ़ा को ही मैं सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मींस कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड ही होगा। यानी कि जो सी अल्फ़ा है वो एक्चुअली एक्स ही है जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ते थे। तो बट क्योंकि मैं यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्स की सेंस में ना बोल के उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की सेंस में बोल रहा हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन सी लिया और सी अल्फ़ा टूटा, तो ये कितना बनेगा? सी अल्फ़ा। ये कितना बनेगा? सी अल्फ़ा। आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि सी अल्फ़ा एक्स ही है। आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल्स के अंदर भी मैं ये बात दोबारा आपको शो करता रहूँगा। अब इक्विलिब्रियम आ गया, मींस दोनों तरफ रिएक्शन सेम डायरेक्शन पे सेम स्पीड के साथ जा रही है। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेस करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। वाटर का तो एक्सेस है तो सॉल्वेंट का 1 पुट करना होता है, तो मैं यहाँ मेंशन ही नहीं करूँगा। और मुझे पता भी है कि एसिटिक एसिड एक एसिड होता है, मींस H+ को छोड़ता है। तो इस के को मैं एक नया नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। ये वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नया नाम है एसिड के लिए, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप कहेंगे अच्छा सर यहाँ पे आप कोई वीक बेस ले लेते, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सुना होगा आपने, एक वीक बेस होता है। आप अगर उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो वो भी अमोनियम प्लस OH आयंस में टूटता है, और आप इसे ऐसे ही के की फॉर्म में सी अल्फ़ा करके करें, हाँ तो कर सकता हूँ। उस टाइम पे उस के को KB नाम दे दूंगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। आगे चल के हम पढ़ते रहेंगे इस बात को, अभी इस के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को ही समझिए आप। मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सी अल्फ़ा, सी कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, 1 माइनस अल्फ़ा, सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बन जाता है सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। और मैं अपने इस फॉर्मूले को यहाँ नोट कर लेता हूँ कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है K फॉर एसिड, वो है सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हमेशा कम होता है, मैं बता के आया हूँ, अप्रोचिंग टुवर्ड 0 होता है, मतलब 0.1 0.2 या कुछ और हो सकता है। तो इस अल्फ़ा को मैं इस 1 के कंपैरिजन में इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा फार लेसर है 1 से। तो मैं इस के को कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। आप कहेंगे सर क्यों इग्नोर कर दिया अल्फ़ा? तो मैं कहूँगा सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, ये मेरा कोई राइट नहीं होता, बट कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए कर देता हूँ। वैल्यू थोड़ी होती है तो मुझे कोई ज़्यादा आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचने लग जाते हैं सर यहाँ भी तो अल्फ़ा था, इसको इग्नोर कर देते, सी लिख लेते खाली। तो सी हेयर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के दौरान ही स्मॉलर वैल्यू को डिक्रीज़ किया जा सकता है। सपोज़ कीजिए मेरे पास 4.02 मोल हैं और मैं उसके अंदर 0.0001 मोल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो जो आंसर आएगा मेरा वो उस मेरे इनिशियल वैल्यू के बहुत आसपास ही है। मतलब क्योंकि ये वैल्यू बहुत थोड़ी है तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। वन मोर पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा छोटा एग्जांपल ले लेता हूं। इस 4 में मैं 0.01 ऐड करना चाहूं
तो मेरा आंसर 4.01 बन रहा है, यानी कि 4 के बहुत क्लोज बन रहा है। तो इसलिए मैं इस छोटी वैल्यू को यानी कि 0.01 को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इग्नोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं इसका आंसर 0.04 पाऊँगा। अब आप देखें, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यू 0.04 बन रही है। मैं 4 आंसर कैसे लिख सकता हूँ? तो यू रिमेंबर इट हेयर कि जनरली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जो स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं, वेरी स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इग्नोर कर दी जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में नहीं। और फिर ध्यान रखिए, राइट नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, k दैट इज इक्वल टू c अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा KA/C ऐसा, और अल्फ़ा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KA/C। और यही मुझे ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन को बता देगा। वो कहता है कि अगर आप C को घटाओगे तो अल्फ़ा बढ़ेगा, अगर आप C को बढ़ाओगे तो अल्फ़ा घटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। C क्या है? कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक बर्तन पड़ा हुआ है जिसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन है। जिस 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या क्या है देखिए, वाटर है प्लस 60 ग्राम एसिटिक एसिड है, 60 ग्राम एसिटिक एसिड है इसके अंदर, और टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन है। वाटर कितना मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जाके देखोगे तो 60 ग्राम में 1 मोल बनता है, मतलब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल एसिटिक एसिड है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है डेफिनेटली ये 1 मोलर है। फर्स्ट चैप्टर में जाके इस पॉइंट को समझ लीजिए तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। तो ये 1 मोलर आपके पास सॉल्यूशन है। तो अब क्या होगा, इसमें कुछ एसिटिक एसिड टूटा हुआ होगा, कितना मैं कुछ कह नहीं सकता, मान लो 10% टूटा हुआ है, 10% 0.1 अल्फ़ा होगा। 100 इनिशियल माना, 10 टूटा हुआ तो 10/100 0.1 हो जाएगा, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। अब अगर मैं इसके अंदर वाटर ऐड करना शुरू कर देता हूँ, सिर्फ वाटर, एसिटिक एसिड नहीं, तो मैं C को लगातार घटा रहा हूँ, डाइल्यूशन कर रहा हूँ मैं लगातार। C कंसंट्रेशन, C क्या होती है फिर दोबारा से रिकॉल करें, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ा रहे सॉल्यूट के, वो तो 60 ग्राम का 60 ग्राम यानी कि 1 मोल का 1 मोल रख रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं सॉल्वेंट का, वाटर ऐड करते जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ये वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं। मींस कंसंट्रेशन आपकी लगातार घटती जा रही है, और कंसंट्रेशन अगर लगातार घटती जाएगी तो अल्फ़ा लगातार बढ़ता जाएगा। आप फिर याद रख लेना, के नहीं बदलेगा। मैं जो भी काम कर रहा हूँ किसी एक टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, टेम्परेचर नहीं बदलने वाला जब तक कि मेंशन ना करूँ। तो मैं किसी भी एक टेम्परेचर पे जब ये काम कर रहा हूँ तो के को तो बदलना नहीं है। आप सी को लगातार बदले जा रहे हैं, पानी डाल डाल के आप सी को घटाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अल्फ़ा बढ़ता जाएगा। अल्फ़ा बढ़ता जाएगा मीन्स एसिटिक एसिड के टूटने का एक्सटेंट, हाइड्रोनियम आयंस का नंबर वो लगातार बढ़ता जाएगा, वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम अगर डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लगातार बढ़ता जाएगा। कंसंट्रेशन को घटाना बोल लो, डाइल्यूशन को बढ़ाना बोल लो, या वॉल्यूम को बढ़ाना बोल लो, वो सब एक ही बातें हैं। ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के बारे में हमें बताता है। इस क्वेश्चन को देखें। एट 25 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है एसिटिक एसिड का, और मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम का पूछा है, सॉल्यूशन में कितना होगा, हाइड्रोनियम मींस H3O+, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो मुझे सीधा फॉर्मूला याद आ रहा है कि K/C का स्क्वायर रूट था। K की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.8 × 10⁻⁻5, और C भी मुझे दे रखा है 0.2, इसका स्क्वायर रूट। बस इसको सॉल्व करना भर है मुझे। इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 × 10⁻⁻1, तो ये आपका 1.8/2 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करें 0.9 का स्क्वायर रूट, या इसको ऐसे भी कर सकता था मैं 180 × 10⁻⁻6, तो ये आपका 90 × 10⁻90 का स्क्वायर रूट करना है आपको,
और 10⁻³ तो ये रफली 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे, 9.2 लिख देता हूँ, आप देख लेना एग्जैक्टली। तो ये मेरे पास आपके उस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ भी सोचने की बात नहीं है इसके अंदर। तो ये एक आंसर आ गया। दूसरा मुझसे पूछ रहा है कि वो हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो एक बार आप रिएक्शन बना लीजिए। हालांकि मैं अभी लिख के आया हूँ C अल्फ़ा था हाइड्रोनियम, बट वो अलग अलग एसिड्स में बदल सकता है। अगर मैं एसिड की कुछ अलग क्वालिटी यहाँ रखता, अभी तो वही रखा हुआ है, तो मैं उसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो एसिटिक एसिड प्लस वाटर दैट गिव्स एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम। तो मैं यहाँ बोलता था आपको शुरुआत में ये C है तो ये 0 0 होगा। अब इक्विलिब्रियम आ गया, इसका C अल्फ़ा टूट गया तो ये C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम टाइम पे हाइड्रोनियम C अल्फ़ा होगा। हाइड्रोनियम का जो मोलर कंसंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम टाइम पे, वो मुझे यहाँ पता चल रहा है C अल्फ़ा है। तो C की वैल्यू आपको बता रखी है 0.2, और अल्फ़ा आपने जस्ट अभी निकाला था 9.1 × 10⁻³ समथिंग कुछ ऐसा आया था। तो वो आप एज इट इज़ उसको रिकॉल कर लें, जो भी लिखा था मैंने अभी रब हो गया। इसको सॉल्व करें तो वो आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम अपीयर होगा, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेकंड आंसर है। लेट वी बिगिन विद वन मोर पॉइंट, वन मोर टॉपिक हेयर, जो आप लोगों ने शायद 5th-6th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था। एसिड एंड बेस क्या होते हैं। हमें 7th क्लास में बताया गया शायद फर्स्ट टाइम कि एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और बेस वो होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। फिर हम 8th-9th में पहुँचे तो हमें फिर बताया गया कि एसिड वो होते हैं जो थोड़े टेस्ट में सौर हैं, जबकि बेस जो हैं वो बिटर हैं। हाँ, ब्लू लिटमस रेड लिटमस की कहानी वो चलती रही हमारे सामने। और फिर फाइनली 10th क्लास में हमें एक दिन बताया गया कि एसिड वो होते हैं जो वाटर के अंदर H+ देते हैं, और बेस वो होते हैं जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव देते हैं। तो ये हमारा पास्ट है जिसमें हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है, बट यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा डीप, उससे कहीं आगे एसिड और बेस को समझना चाह रहे हैं। तो क्या है ये एसिड और बेस, उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग कंसेप्ट हमारे सामने आए हैं। जैसे जो आप लोग बिफोर 10th क्लास पढ़ते थे, दैट वाज क्लासिकल कॉन्सेप्ट। जो आप 10th में पढ़ते थे, दैट वाज अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। और अब मैं आप लोगों को ये 3 कंसेप्ट समझाऊंगा। हालांकि ये लास्ट वाला हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा ही हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। मेन हमारा क्वेश्चन इन 3 से रिलेटेड पूछा जाता है, इन्हीं 3 को हम ज़्यादातर फॉलो कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा, कंसेप्ट और भी हैं जो एसिड बेस को एक्सप्लेन करते हैं, बट वो बियॉन्ड आर सिलेबस हैं, बियॉन्ड आर रीच हैं, जिसकी वजह से हम उनको यहाँ इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। क्लासिकल कंसेप्ट बहुत ही आसान था, वो सब जो आपने 7th, 8th, 9th में पढ़ा एसिड के बारे में या बेस के बारे में। तो वो क्लासिकल कंसेप्ट कहता है कि जो भी ब्लू लिटमस को रेड बदल दे, ब्लू लिटमस को कोई भी बॉडी अगर रेड कलर में कन्वर्ट कर देती है तो आप उसको एसिड कहते हैं। सोर इन टेस्ट है तो आप उसको एसिड कहते हैं। बेस के साथ रिएक्शन किए जाने पे अगर वो अपने कैरेक्टर्स का लॉस कर देती है, अपने फीचर खो देती है, अपने गुण गायब कर देती है, तो वो एसिड है। एक आखिरी बात और बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाने पर वो डिसोसिएट हो जाते हैं, या यूं भी बोलते हैं कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो वो एसिड्स हैं। तो ये कुल मिला के 4 बातें हमारे सामने क्लासिकल कंसेप्ट की आती थी। वहीं बेस के लिए जब बोलना शुरू करते थे तो बोलते कि बेस उल्टा करेगा, यानी कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। खट्टा नहीं होगा, वो कड़वा होगा, बिटर होगा, स्लिपरी होगा। जैसे साबुन आप देखते हैं स्लिपरी कैरेक्टर का, तो वैसे वैसे स्लिपरी बेस होते हैं। उसके अंदर अगर आप एसिड डालेंगे तो वो भी अपने कैरेक्टर्स खो देगा, और इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाने पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो ये बेस के लिए हमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट में बताया जाता था, लेकिन फिर आने वाले समय में हमने देखा कि ये जो डेफिनेशन है सोर टेस्ट वाली या बिटर टेस्ट वाली, कोई ज़्यादा कन्वीनियंट सूटेबल नहीं है। रादर ऐसे बहुत सारे एसिड दिखे हमें जो ब्लू लिटमस या रेड लिटमस के साथ कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते थे, तो फिर वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट साइड में रख दिया गया और हमारे सामने आया अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो हमें क्लास 10 में पढ़ाया गया।
तो क्लास 10 में जो हमें एसिड पढ़ाया गया था उसके अंदर सिंपली बोलते थे कि भाई किसी भी स्पीसीज को आप वाटर के अंदर डालें। आप प्राइमरी बात याद रखिएगा मेरी यहाँ पे कि मैं वाटर पे जोर दे रहा हूँ कि वाटर के अंदर आप किसी को डालिए, अगर वो वाटर के अंदर डाले जाने पे H+ देता है तो एसिड है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, HCl है, H2SO4 है, या एसिटिक एसिड है। ज़्यादा एग्जांपल्स यहाँ पे पुट नहीं करूँगा अभी, वाटर डाल रहा हूँ मैं इन सभी के अंदर अलग अलग बर्तनों में, तो ये सब डिसोसिएट हो जाते हैं और वाटर के अंदर H+ दे देते हैं। H2SO4 है तो वो भी वाटर के अंदर H+ दे देगा, और एसिटिक एसिड है तो वो भी वाटर के अंदर अपना H+ दे देगा। तो मतलब ये सब एसिड हैं, और ऐसी सभी स्पीसीज जो भी वाटर के अंदर H+ दे पाएंगी वो सब एसिड हैं। अब हमने देखा कि एसिटिक एसिड जो है ना वो पूरा H+ नहीं दे पा रहा, या मैं यूँ कहूँ कि एसीटेट जो है वो H+ को छीनने लग गया, जबकि Cl यहाँ पे H+ को उतना एफिशिएंटली नहीं छीन रहा, या सल्फेट इस H+ को उतना एफिशिएंटली नहीं छीन रहा। मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ये दोनों रिएक्शंस नहीं जा रही हैं, ये फॉरवर्ड में जा रही हैं। तो मैंने बोल दिया कि ये पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये एक वीक एसिड है क्योंकि पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा, और ये पूरे डिसोसिएट हो रहे हैं तो फिर मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये अपने सारे H आयंस को वाटर के अंदर फर्निश कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। तो हमारे पास अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन भी निकल के आ गई कि अगर अपने कोई पूरे H आयंस को छोड़ेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर वो पार्शियली H आयंस को रिलीज़ करता है, पूरे H आयंस अपने नहीं छोड़ता, तो वो एक वीक एसिड है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 100 HCl के मॉलिक्यूल लिए हों तो मुझे यहाँ पे 100 H+ मिल रहा है, और अगर यहाँ मैंने 100 H2SO4 लिए हुए हों तो यहाँ 200 H आयंस मिलेंगे। मीन्स डबल देगा, एक H2SO4 2 H आयन छोड़ता है तो इसीलिए वो डबल H+ हो जाएंगे। बट एसिटिक एसिड अगर मैंने सपोज 100 डाले होंगे तो यहाँ H आयन मुझे कुछ 30 20 40 कुछ ऐसे मिल रहे होंगे। कितने मिल रहे होंगे कुछ कह नहीं सकता, वो तो अल्फा पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और ऐसी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगा। बट श्योरली वो पूरे डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ने H छोड़ा है, कुछ ने नहीं छोड़ा है, रिजल्टिंग ये एक वीक एसिड की कैटेगरी में होगा। और फिर याद रखिएगा H+ ऐसे तो रहना नहीं है वाटर में, वो तो वाटर के साथ रिएक्शन करके एक्चुअली हाइड्रोनियम बनाए हुए होगा। तो ये सब आपके पास हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म होंगी जो एसिड को यानी कि इन स्पीसीज को वाटर में डालने पे बनी हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर मैं HCl आपको ड्राई दे रहा हूँ तो HCl ड्राई गैस होती है, वो कहीं कोई H आयन नहीं देता, वो कहीं कोई ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता, वो किसी तरह का एसिड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने HCl गैस लिख रहा हूँ तो आप याद रखिएगा ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। लेकिन जब आप इस गैस को वाटर में पास करते हो तब ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl एक्वस है। 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहता था ये। और अगर मैं अर्हेनियस के अकॉर्डिंग आपको बेस से मिलवाऊँ तो बेस वो स्पीसीज होती हैं जो वाटर के अंदर OH आयंस को रिलीज़ करें। जैसे मैं यहाँ पे NaOH ले लेता हूँ और उसको वाटर देता हूँ तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, और बाई चांस पूरा डिसोसिएट हो रहा है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। और वहीं मैं अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, उसको वाटर में डालता हूँ तो वो पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा, पार्शियल डिसोसिएट हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स OH छोड़ रहे हैं, और छोड़ने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ के बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये पूरा नहीं टूट पा रहा। तो रिजल्टिंग ये हमारे पास एक वीक बेस होगा और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। हमें ये भी सम टाइम डाउट लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा जी कि कौन सा वीक बेस है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या हम कोई फार्मूला याद रखें उसको निकालने का कोई तरीका? तो मैं स्पष्ट बता दूं कि उसका कोई तरीका नहीं होता, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम याद ही रखना पड़ता है। हाँ, कुछ ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं हम आने वाले टाइम में भी कि जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाए कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक ट्रिक मैं अभी आपको बता दूँ कि ये COOH जहाँ भी लगा होता है और एसिड बनाना है उसको H छोड़ना है तो आगे आप कुछ भी लगाएं। जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम CH3 लगा रहा था, आप खाली H लगा दें या आप कोई और एल्काइल ग्रुप लगा दें, वो वीक एसिड ही बना रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आई शुड से। बट यहीं अगर मैं
इसके साथ SO3H लगा दूं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड्स होते हैं। ये अभी डिटेल हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। बट अगर मैं आपको कहूं कि HCl और HCN दो हैं, बताइए कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो आप यकीन मानिए इस फॉर्मूले को देख के बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बता पाना। अभी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा समय जैसे जैसे हम इसके साथ बिताएंगे इस चैप्टर के अंदर तो कुछ कुछ आइडिया लगना शुरू होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। एट प्रेजेंट तो मैं यही कहूँगा कि हमें ध्यान ही रखना होगा, और जब रिप्रेजेंटेड होगा तो हम इस सिंबल वो देख के समझ जाएंगे कि ये सिंबल जहाँ पे भी दिखाया जा रहा है एसिड या बेस के केस में वो वीक एसिड या बेस को डिनोट कर रहा है, जबकि स्ट्रेट एक लाइन डाल दी गई है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस। ये कन्फ्यूजन सदा रहेगा कि कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग। अभी इनिशियल स्टेजेस पे जैसे मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लूँ और मैं वाटर के अंदर इसको तो ऐसे दिखा रहा हूँ कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस, और इसको कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस वाटर के अंदर, वाटर साथ ऐड करना है मुझे, तो फिर मैं इसको बोलूँगा कि ये वीक बेस है और इसको बोलूँगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मैग्नीशियम सेम फैमिली का है सर, ऐसा कैसे हो गया कि एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, ये सब बातें आगे पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में। जैसे हमारे सामने एस ब्लॉक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो हम वहाँ पे एस ब्लॉक में इनके बेसिक कैरेक्टर को दोबारा उठा के पढ़ेंगे। आज फर्स्ट टाइम क्योंकि समझ रहे हैं एसिड बेस और उसका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, तो सारी बातें इस लेक्चर पे समझ के नहीं जाना, जितना भी पॉसिबल होगा हम यहाँ से समझते हुए इस पॉइंट को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये अर्हेनियस कंसेप्ट भी हमने क्लास 10th में जो पढ़ा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग दो तरह के एसिड, दो तरह के बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एंड जो वाटर में OH आयन छोड़े वो बेस और जो वाटर में H+ छोड़े, हाइड्रोनियम छोड़े, वो एसिड। तो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन रहता है क्लास 11th के अंदर ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन एसिड बेस है और सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट, इन सब बातों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। गुड बाय।